Students, now we start next topic, work energy theorem. Work energy theorem. This theorem states that the change in kinetic energy of any object is equal to the work done. माने कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपका एक्सप्लेन करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। इसीलिए जो अभी हम वर्ड एक यूज़ कर रहे थे कि एनर्जी को हम वर्क डन के फॉर्म में ही मेजर करते हैं और एनर्जी को डिफाइन भी उसी टर्म करते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो देखिए, suppose that an object of mass m moving with initial velocity u and a force F applied on this block due to external force, its velocity after time t changes from u to v। माने कि यम ये जो ब्लॉक है यम मास का, ये इनिशियल वेलोसिटी उससे मूव कर रहा है, इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, बॉडी एक्सीलरेट हुई। ये क्या है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेट हो गई बॉडी। जब बॉडी एक्सीलरेट हो गई तो आफ्टर टाइम टी इसकी वेलोसिटी यू से चेंज हो करके वी हो गई, करेक्ट। तो जो यहाँ पर फोर्स है F, दिस इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो ये एक्सीलरेशन जो होगा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ से निकल सकता है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ये जो वैल्यू आएगी v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। माने कि जब बॉडी एक्सीलरेट हो रही है तो t टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती, इतना कवर किया उसने डिस्प्लेसमेंट s। तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दिस इक्वल टू 2as। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करें तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ये वैल्यू आ रही है डिस्प्लेसमेंट की। बट हमें फाइंड क्या करना है? एक्सीलरेशन। तो इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं डिनोमिनेटर में, तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। यहाँ से आपको एक्सीलरेशन मिलता है। तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमको फोर्स मिल जाएगा। फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए, दिस इक्वल टू m, और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। ये वैल्यू यहाँ से मिल जाती है फोर्स की। अब ये जब फोर्स की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया तो यहाँ पर देखिए जो वर्क डन है उसको आप क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टी टाइम में? यहाँ से यहाँ तक आ गई, मीन्स टी टाइम में ये एस डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है बॉडी में। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है, ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो फोर्स वर्क डन जो आएगा W इज इक्वल टू m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s। यहाँ पर ये s से s कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो वर्क डन W इज इक्वल टू ये आएगा m/2 एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मीन्स
W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर अदरवाइज हाफ एम यू स्क्वायर ये किसका फार्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का। तो आप यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई ये, एंड हाफ एम यू स्क्वायर ये दिस इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है आपकी। तो यहाँ पर जो वर्क डन है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? W दिस इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए आ गया ना वही, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। करेक्ट। तो ये है आपका टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका स्टेटमेंट का यूज़ फिजिक्स में जगह जगह पर आपको यूज़ करते रहेंगे, इसलिए आप ये ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि एनर्जी को वर्क डन के फॉर्म में ही मेजर किया जाता है और उसको एक्सप्लेन भी उसी टर्म में करते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और यहाँ से आपने उस थ्योरम से डिराइव करके भी ये रिप्रेजेंट कर दिया किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वही उसका क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वर्क डन, उसके द्वारा किया गया कार्य। करेक्ट। आइए नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी इन पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, इसको भी देख लेते हैं। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, कितना होती है? पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। ये तो इसको देखिए, सपोज दैट ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसमें ये स्प्रिंग है, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इस स्प्रिंग से हमने एक ब्लॉक ऑफ मास m ये जो है इसको कनेक्ट किया। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन रेस्ट पोजीशन पर है, अभी इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। करेक्ट। अब इसमें क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को या ब्लॉक को, स्प्रिंग को नहीं ब्लॉक को क्या करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग को कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, ब्लॉक को कंप्रेस करते हैं बाय द एक्सटर्नल फोर्स। या तो कंप्रेस करिए या तो उसको पुल और पुश, दो में से कोई भी कर सकते हैं। तो सपोज दैट अगर मान लीजिए आप पुल कर रहे हैं बाय द एक्सटर्नल फोर्स, या ऐसे खींच रहे हैं, तो ये ब्लॉक जो है ये इसका पोजीशन m है, ये इतना डिस्प्लेस हो गया, ये यहाँ आ गया। अब इसका सेंटर ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे बना रहे हैं। तो स्प्रिंग जब आप इसको एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करके इसको पुल कर रहे हैं तो स्प्रिंग में टेंशन होगी, इस तरह खींचेगा ये। तो जब स्प्रिंग खींचेगा तो इसमें डिस्प्लेसमेंट देखिए कैसे हो रहा है स्प्रिंग में, आउटवर्ड डायरेक्शन पे, बट रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो कहाँ पर एक्ट करेगा? इधर उसकी मीन पोजीशन की तरफ। ये रेस्टोरिंग फोर्स है, इसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, माने कि एक ऐसा फोर्स जो स्प्रिंग को बार बार उसकी मीन पोजीशन की तरफ ले आएगा। इस रेस्टोरिंग फोर्स ये एक्ट करेगा। डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है इसके। अब यहाँ पर जब इसको पुल करने के बाद आपने इसको लीव कर दिया, छोड़ देंगे, तो जितना इसमें टेंशन होगी उतना ये अंदर कंप्रेस भी होगा।
अब यहाँ पर देखिए, अब ये ब्लॉक यहाँ आ गया ऐसे, माने कि जितना डिस्प्लेसमेंट इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन पर हुआ था यहाँ पर, ये उतना ही ये इनवर्ड इधर की तरफ अंदर आएगा। तो स्प्रिंग क्या होगा, उतना ही कंप्रेस होगा, जितना ये स्ट्रेच किया जाएगा उतना ही स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। ये कंप्रेशन हो गई, ब्लॉक है ये एम मास। तो इस तरह से इसमें वाइब्रेशन, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार आपने इसको पुल करने के बाद छोड़ दिया तो जब ये रेस्टोरिंग फोर्स ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन, अगर इसको कंप्रेस करते तब ये रेस्टोरिंग फोर्स आउटवर्ड होता है, क्योंकि उसको फिर से अपनी मीन पोजीशन की तरफ ले जाएगा। माने कि जो फोर्स होता है, ये आपको एक बार इसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, आपका एक चैप्टर आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें फिर से इसको डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ब्रीफली डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आया है। यहाँ तो केवल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए मिल रहा है क्योंकि एनर्जी को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए करेक्ट। तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, ये रेस्टोरिंग फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस F। अब यहाँ पर निगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। निगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, करेक्ट। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखते हैं माइनस के एक्स। यहाँ पर ये जो के है, K is called स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, या इसी का नाम दिया जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट Kx। अब यहाँ पर देखें, ये फोर्स आपने फाइंड कर लिया, तो सपोज दैट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, 0 इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, स्टेबल कंडीशन में है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब इसमें एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करके इसको स्ट्रेच किया गया, पुल किया गया, तब इसमें एक्सटेंशन हुई स्प्रिंग में और ये आउटवर्ड डायरेक्शन पर डिस्प्लेस हो रहा है। तो आफ्टर टाइम t व्हेन एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड, द डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग इज S, अदरवाइज X, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो वर्क डन जो होगा यहाँ पर, वर्क डन जो फाइंड करेंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। सिंस वर्क और एनर्जी दोनों क्या है, सेम मेजरमेंट होता है दोनों का, वो उसी फॉर्म में मेजर किए जाते हैं। तो वर्क डन dW दिस इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर देखिए, इसको माइनस dx लिखेंगे क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एंटी पैरेलल है। यहाँ पर इंटीग्रेशन dW दिस इक्वल टू माइनस, ये बाहर आ गया, F इंटू dx। डिस्प्लेसमेंट है 0 to x, करेक्ट। अदरवाइज इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F डॉट dx, सिंस बोथ द वेक्टर क्वांटिटी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट आप हटाएंगे तो इसको आप लिखेंगे dW दिस इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x F dx cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री इसलिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये कैसे हैं, पैरेलल है, करेक्ट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पर आप 1 रख दीजिए तो यह आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW दिस इक्वल टू
यक्स की वैल्यू है माइनस के एक्स, तो माइनस यहाँ पुट करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू यक्स और ये हो जाएगा के एक्स इंटू डी एक्स। के कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा डब्लू, ये के कांस्टेंट है। यक्स को इंटीग्रेट करिए तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गई 0 टू यक्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल में इस लिमिट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं फंक्शन में, तो ये वैल्यू आपको मिलती है डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। This means that the potential energy in spring PE is equal to half kx square, करेक्ट। ये वैल्यू आपको मिल जाती है। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ पर एक बहुत छोटा सा टॉपिक एक और आ रहा है, कोलिजन। आइए उसको भी देखा जाए क्या होता है कोलिजन। कोलिजन एक्चुअल में क्या है कोलिजन? देखिए इसका कोई पार्टिकुलर फार्मूला नहीं है, कहीं आपको कुछ रटना नहीं है, इसको हम कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले करके हम आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सपोज दैट टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ डिफरेंट वेलोसिटीज u1 एंड u2। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन पर मूव करते हैं डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, u1 u2 वेलोसिटी के साथ, उसमें से एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक की मिनिमम है, और वो ब्लॉक जा करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोलाइड करता है। टकराना माने कि दो ऑब्जेक्ट का टकराना, तो वो सेम डायरेक्शन पर मोशन करते हुए भी कोलाइड कर सकते हैं या अपोजिट डायरेक्शन पर मोशन करते हुए भी उनमें कोलिजन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन पर कोलाइड करते हैं या सेम डायरेक्शन के मोशन पर कोलाइड करते हैं तो कोलिजन जो होती है उसको हमने क्लासिफाइड किया, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि सपोज दैट ये एक ब्लॉक है ए, दूसरा ब्लॉक ये है बी, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, करेक्ट। दोनों सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। ये कंसीडर किया u1 इज ग्रेटर देन u2, इसका स्पीड इसकी ज़्यादा है, ये जाता है इससे कोलाइड करता है, तो ड्यूरिंग कोलिजन ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट बन जाता है ए एंड बी, और यहाँ पर कंबाइंड वेलोसिटी हो गई v, करेक्ट। तो अब यहाँ पर देखिए बिफोर कोलिजन इनकी नेट काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई k इज इक्वल टू हाफ m2 u2 स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन जब इनकी वेलोसिटी, क्योंकि ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड कम होगी, जो ऑब्जेक्ट कोलाइड करेगा जाके दूसरे में, तो कोलाइड करने वाला ऑब्जेक्ट अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर ये
आफ्टर कोलिजन ब्लॉक ए की स्पीड चेंज हो गई v1 और इस ब्लॉक बी की स्पीड चेंज होकर के हो गई v2। करेक्ट। यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी जो आएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर, यहाँ पर इसकी एनर्जी आएगी हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोलिजन हमेशा सेम डायरेक्शन के मोशन में ही हो, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये ब्लॉक इधर भी मूव कर सकता है। करेक्ट। और मूव आफ्टर कोलिजन इन दोनों की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है। जैसे मान लेते हैं दो बॉल हैं, एक बड़ी बॉल है, एक छोटी बॉल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आके बहुत तेज कोलाइड करती हैं, तो आप देखते हैं छोटी बॉल जो होती है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी यानी स्पीड की उसके जो है चेंज हो जाती है डायरेक्शन वेलोसिटी की, वो अपोजिट डायरेक्शन पर मूव करने लगेगी। ठीक है ना। तो जो बहुत हैवी बॉडी होती है उसमें कम इफेक्ट पड़ता है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, माने कि नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, देन कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। माने कि कोलिजन के बाद अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कोई चेंजमेंट नहीं आता है तो वो कोलिजन जो होती है वो इलास्टिक कोलिजन होती है। और अगर मान लेते हैं कि आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों चेंज हो जाते हैं तो उस कंडीशन पर हम कोलिजन को बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। करेक्ट। यहाँ पर एक ये बात आती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये दो ब्लॉक हमने ले लिया यहाँ पर, तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये आएगा आपका m1 u1 प्लस m2 u2। क्योंकि सेम डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं तो नेट मोमेंटम ऐड करेंगे। अगर यही अपोजिट डायरेक्शन पर कोई एक ब्लॉक मूव करने लगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। करेक्ट। और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा वो आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। क्योंकि आफ्टर कोलिजन हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट फिर से सेम डायरेक्शन पर दोनों मूव करने लगे, तो आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर अगर ये अप्लाई किया जाए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 दिस इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये कंसीडर कर लें कि दोनों ऑब्जेक्ट के जो मास हैं वो इक्वल हैं, मीन्स बोथ द ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मासेस m, दोनों का मास जो है वो इक्वल है, तो यहाँ पर m1 दिस इक्वल टू m2 दिस इक्वल टू m। अगर ये कंसीडर करें तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे m की, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा u1 प्लस u2 दिस इक्वल टू v1 प्लस v2। अब यहाँ पर देखिए, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो u1 माइनस v1 दिस इक्वल टू v2 माइनस u2। अगर इसको हम इधर ले गए तो यही क्या बन जाता है e v2 माइनस u2 अपान u1 माइनस v1। तो
रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसी ई को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, करेक्ट। माने कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन द वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो इसको आप क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ से हम एक इक्वेशन और फॉर्म कर सकते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन दिस इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वहाँ से जो इक्वेशन आपका बनेगा उसमें से कोई वैल्यू निकाल करके आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो माने दोनों इक्वेशन को, एक आपका ये इक्वेशन बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक काइनेटिक एनर्जी का आप कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बनाएंगे। तीनों इक्वेशन में से जो वैल्यू आपको फाइंड करना होगा, जो भी अननोन वैल्यू होगी इसमें, वो हम अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करके वो अननोन वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये था आपका कोलिजन, इसको आप ब्रीफली स्टडी कीजिएगा, करेक्ट, और इसको डिराइव करिएगा, सीखिएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक्स।